हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको पता है कि आज है 20 मई। ठीक है, तो 20 मई से संबंधित जो भी करंट अफेयर है यहाँ पे उसको हम लोग जानेंगे। ओके, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट इसके बेसिक क्वेश्चन होंगे उसको भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आपका स्वागत है CSK CM क्लासेज में। ठीक है, तो आइए शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, चैनल अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि G7 संगठन, ठीक है, G7 संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन आपको बताना है। ओके, तो पहला कथन कि क्या 2023 में इसका आयोजन हिरोशिमा जापान में हो रहा है? तो इसका सही जवाब है। ठीक है, हिरोशिमा जापान में G7 का मीटिंग होने वाला है। ठीक है, तो इस समूह की स्थापना क्या 1973 में की गई थी? तो ये भी सही है। क्या एशिया महाद्वीप से केवल जापान देश ही शामिल है G7 संगठन में? तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है 1, 2, 3। इसका सही जवाब है 1, 2, 3। यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए G7 कंट्री की एक ग्रुपिंग है जहाँ पे ये जापान आपको दिखेगा। एशिया से मात्र जापान देश ही G7 में शामिल है। बाकी आपको यूरोपियन कंट्री मिलेगी, जैसे कि फ्रांस हो गया, इटली हो गया। ठीक है, और इधर आपको यूनाइटेड किंगडम मिलेगा, और इधर जर्मनी मिलेगा, और इधर आपको USA मिलेगा, जो एक अमेरिकन कॉन्टिनेंट देश है। और G7 में एक देश को और जोड़ देते हैं तो ये G8 हो जाता है। ठीक है, और G8 में 12 देश को और जोड़ देते हैं तो ये G20 हो जाता है। और G20 की अध्यक्षता इस बार 2023 में भारत कर रहा है। ठीक है, तो आगे चलें। तो इससे संबंधित मैं कुछ और बातें बता देता हूँ, क्योंकि देखिए G7 जो मीटिंग है 2023 का, वो होस्ट कर रहा है इस बार जापान के हिरोशिमा में हो रहा है। तो जो अपने प्राइम मिनिस्टर जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, वो पहले जापान जाएंगे, फिर पपुआ न्यू गिनी जाएंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेंगे। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, 1 मिनट। तो G7 की मीटिंग होने वाली है जापान के हिरोशिमा में। तो यहाँ से देखिए, मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। ये है जापान। ठीक है, इसको जूम करेंगे तो ये देखिए जापान है। जापान में एक प्रश्न पूछा जाता है कि जापान के जो आइलैंड हैं, ठीक है, जैसे होक्काइडो हो गया, होन्शु हो गया, ठीक है, इधर शिकोकू हो गया, इधर क्यूशू हो गया, तो इनका नॉर्थ टू साउथ इनका क्रम पूछता है, तो ये भी याद रखेंगे। होक्काइडो, ठीक है, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। सबसे बड़ा इसमें होन्शु रहेगा। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर जापान जाएंगे तो ये जापान हो गया, और पपुआ न्यू गिनी भी जाएंगे। पपुआ न्यू गिनी कहाँ है? पपुआ न्यू गिनी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये अगर जूम करेंगे तो ये देखिए, ये है पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया क्यों जाएंगे? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्वाड मीटिंग होने वाली थी, क्वाड की मीटिंग होने वाली थी ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया ने इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया, तो वहाँ भी ये जाएंगे, और वहाँ पे बायलैटरल यहाँ पे ट्रीटी होगी ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में। ओके, आगे चले। तो एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है वो चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? क्योंकि अब 28 मई 2023 को, यानी कि आने वाले 28 तारीख को, जो नया संसद भवन है उसका उद्घाटन होने वाला है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि जो संसद भवन है, वो जो नया संसद भवन बन रहा है उसका निर्माण के कौन से प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कौन चला रहा है? तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा ये चलाया जा रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके तहत आप देखिए इंडिया गेट में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा, राजपथ को जो कर्तव्य पथ कर दिया गया उसको भी ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो पुराना संसद भवन था उसको नया संसद भवन में भी कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, आगे चले। अगला प्रश्न है कि 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस किस राज्य द्वारा मनाया जा रहा है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है, और इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश विश्व मधुमक्खी दिवस का आयोजन इस बार कर रहा है। ठीक है, मधुमक्खियों के जो उपयोग है उनको देखते हुए। देखिए मधुमक्खियों का प्रयोग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे जब मधुमक्खी पालन किया जाता है तो उससे किसानों की आय जो होती है वो भी जनरेट होती है, उनके इनकम को दोगुना किया जा सकता है, और मधुमक्खियों के द्वारा परागण करने में भी आसानी होती है। ठीक है, परागण क्रिया आसानी होती है, जिससे खेती करने में काफ़ी हेल्प मिलता है। ठीक है, इसलिए विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जा रहा है। और विश्व मधुमक्खी दिवस की जब बात की जा रही थी तो मैं यहाँ पे सोचा आपको मीठी क्रांति भी बता दूँ। मीठी जो क्रांति है वो शहद उत्पादन से ही संबंधित है, जो कि सीधे मधुमक्खियों का ही एक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट होता है शहद। तो मीठी क्रांति अगर पूछे आपसे तो आप बताएंगे शहद उत्पादन से संबंधित है। इसी तरह भारत की पहली अगर मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन आपसे पूछ लिया जाए,
ठीक है। तो ये यूपी में शुरू किया गया था मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, ठीक है। मतलब चलती फिरती एक गाड़ी होगी, ठीक है। ये देखिए वैन होगी इस तरह की। आपको जो शहद उत्पादन आप करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, ठीक है, मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, वहाँ से जो शहद का उत्पादन हो रहा है, तो उसको अगर प्रोसेस करना है तो आपको मार्केट नहीं ले जाने की जरूरत पड़ेगी। ये वैन ही आपको ये प्रोसेस करके दे देगी। देखिए 8 घंटे में कम से कम ये 3 किलो शहद को प्रोसेस कर सकती है, जिससे कि आपको मार्केट न जाने की जरूरत पड़ेगी और जिससे कि आपकी लागत भी बच जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन यूपी में शुरू की गई थी। ओके, आगे चलें। तो एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है, ये बात आपको बताना है, ठीक है। एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ठीक है, इसकी अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है, ठीक है। एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग की अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो इसके बारे में कुछ अगर आपको बता दूं तो देखिए, भारत से डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई, ठीक है। इसके सदस्य देश के रूप में कौन कौन शामिल है? भारत है, जापान है, कोरिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ताइवान है, थाईलैंड है, ठीक है। कोरिया में इसमें जाहिर सी बात है कि इसमें साउथ कोरिया ही शामिल होगा, ठीक है। और इसकी स्थापना जो ये पेट्रोकेमिकल्स उद्योग, इसकी स्थापना 1979 में की गई थी और 2002 में इसका नाम बदलकर एशिया पेट्रोकेमिकल्स उद्योग कर दिया गया था, ठीक है। इससे संबंधित और कुछ मैं बात बताऊं, जैसे कि देखिए इंडिया टू होस्ट एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2023, ठीक है, इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है इस बार। और अगर पेट्रोकेमिकल की बात करें, देखिए पहले जो क्रूड ऑयल हमें मिलता है, ठीक है, जब हम खुदाई करके क्रूड ऑयल प्राप्त करते हैं, उसके बाद इसको हम रिफाइनरीज में ले जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि प्रभाजी आसवन जो तरीका होता है, ठीक है, जिसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कहते हैं, उसके माध्यम से इसको क्रूड ऑयल को गर्म किया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल जब गर्म होता है तो ये हैवी ऑयल, डीजल, केरोसिन, नेफ्था, गैसोलीन आदि प्रोडक्ट्स में ये अलग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर नेफ्था को इसमें से हम पकड़ लें, नेफ्था को, तो नेफ्था से हमें इथाइलिन, प्रोपिलीन, ठीक है, ब्यूटाडीन, इस तरह के प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक बना सकते हैं, सिंथेटिक रबड़ बना सकते हैं, ठीक है। और इनसे रबड़ के टायर, कपड़ा, ठीक है, कंप्यूटर से कुछ हार्डवेयर सामान, इस तरह से इसका उपयोग हम करते हैं, पेट्रोकेमिकल्स का उपयोग, ठीक है। तो इसलिए ये उपयोगी है, इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। आगे चलें। देखिए ये प्रश्न लाने का मेरा उद्देश्य ये था कि अभी यूपीपीसीएस 2023 का जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, 2023 में जो यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ है 14 मई को, ओके। तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, ठीक है। तो इसका तो सही जवाब था INS वागीर, ओके। लेकिन इसी संबंधित में एक और प्रश्न बना दिया हूँ कि निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को 2024, यहाँ 2023 पूछा, तो ये 2024 की शुरुआत में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन सी होगा सही। तो वागसीर, ठीक है, वागीर और वागसीर में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वागीर को शामिल किया जा चुका है 2023 में जनवरी में, और वागसीर को जनवरी लगभग शुरुआत में 2024 के जनवरी में ही 2024 में इसको शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूज़ अभी चर्चा में थी इसलिए मैं बताता हूँ, और इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे संबंधित एक प्रोजेक्ट है, जैसे कि प्रोजेक्ट 75 जो था, प्रोजेक्ट 75 जो 1998 या 99 में चलाया गया था, उसके तहत ये कहा गया कि 2030 तक 24 सबमरीन यानी पनडुब्बियों का निर्माण करेगा भारत, ठीक है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत निर्माण किया जाएगा भारत में, लेकिन उसमें कुछ देश सहयोग करके बनाएंगे, ठीक है। तो 24 में से 6 जो पनडुब्बी बनेंगी वो न्यूक्लियर से संबंधित होंगी, ठीक है, यानी कि वो न्यूक्लियर से चलेंगे, न्यूक्लियर पावर से चलेंगी। और जो 18 जो पनडुब्बी होंगी वो ट्रेडिशनल जो एनर्जी का सोर्स है, जैसे कि डीजल, इलेक्ट्रिक हो गया, उससे चलेंगी, ठीक है। तो अगर मैं 18 जो ट्रेडिशनल है उसमें से 6 स्कॉर्पियन क्लास की होंगी पनडुब्बी, 6 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी होंगी, जिनका निर्माण फ्रांस के सहयोग से भारत करेगा, ठीक है। तो फ्रांस के सहयोग से भारत करेगा। तो उस 6 में से ये देखिए, जो 6 में से 5वीं थी जो वागीर थी, वो तो जनवरी 2023 में शामिल हो गई थी इंडियन नेवी में। अब जो वागसीर है, छठी, यानी कि छठी 6 बन के तैयार हो गई, छठी जो वागसीर है वो 2024 में शामिल होगी, ठीक है। तो कलवरी भी शामिल हो चुकी है, खंडेरी भी शामिल हो चुकी है, करंज भी शामिल हो चुकी है, वेला भी और वागीर भी, और वागसीर का नंबर है 2024 में ये शामिल हो जाएगी, ठीक है। और एक भारत में न्यूक्लियर से चलने वाली, न्यूक्लियर पावर से चलने वाली भी पनडुब्बी है, जिसका नाम है INS अरिहंत। तो इस बात का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। और ये है प्रोजेक्ट 75 और ये है प्रोजेक्ट 75I, ठीक है। प्रोजेक्ट 75 और
प्रोजेक्ट 75I में इतना ही अंतर है कि प्रोजेक्ट 75I में एक विदेशी कंपनी होगी और 2 भारतीय कंपनी होगी, ठीक है, इसमें शामिल होंगी। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट चल रहा है और ये चर्चा में था, मैं आपको बता दिया। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आरबीआई ने 30 सितंबर 2023 तक किस नोट को लीगल टेंडर रहने की घोषणा की है, ठीक है। देखिए, ये प्रश्न आप लोगों को पता होगा, नोटबंदी जैसा अभी आप जो न्यूज़ में सर्कुलेट हो रहा है उससे ही संबंधित है। तो अभी इसको बैन अभी किया नहीं गया है, लेकिन गाइडलाइन आ गई है आरबीआई की कि इसको बैन कर दिया जाएगा। कब तक? 30 सितंबर 2023 तक, ठीक है। तब तक के लिए बैन नहीं है, तब तक ये लीगल टेंडर रहेगा, लेकिन 30 सितंबर 2023 से के बाद हो सकता है ये लीगल टेंडर न रहे, ऐसा आरबीआई ने कहा है, ठीक है। तो वो कौन सा नोट है? ये 2000 का नोट है। 2000 नोट को आरबीआई बैन करना शुरू कर दी है, ठीक है। तो आरबीआई की बात हो रही है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका हेडक्वार्टर जो देखने को मिलेगा आपको मुंबई महाराष्ट्र में मिलेगा, ठीक है। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, और इसके जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। ओके, तो इससे संबंधित और कुछ बातें यहाँ पे जान लेते हैं। ये देखिए, ये 2000 का नोट है, और अगर इससे पूछे कि इसके पीछे किसकी तस्वीर है, तो ये मंगलयान की है, चंद्रयान की नहीं है, ठीक है। ये मंगलयान की तस्वीर है, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी मैं बात करूँ तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो 2000 के नोट को छापना बंद कर चुकी थी 2018-19 से ही। 2018-19 से ये 2000 के नोट को नहीं छाप रही थी आरबीआई, ठीक है। लेकिन 30 सितंबर 2023 तक ये बोल रही है कि 30 सितंबर 2023 तक अगर आप इसको बदल देते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये लीगल टेंडर नहीं रह जाएगा, यानी कि अब आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है डेट बढ़ाया भी जाए, लेकिन इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। आप आराम से, जिसके पास ये नोट होगी 2000 की, वो आराम से चेंज कर सकता है, ठीक है। तो अभी समय है 30 सितंबर 2023 तक। तो अगर नोटबंदी की बात की जाए तो पहली नोटबंदी 1946 में हुई थी, भारत के स्वतंत्र होने से पहले, और स्वतंत्रता के बाद 1978 में, फिर 2016 में, ठीक है। आगे चलें, तो फिलहाल आज के करंट में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और आने वाले समय में मैं जो पीछे की जो छोटी क्लासें हैं, मैं कल 1 वीक का जब वीडियो लाऊंगा तो उसमें सब कवर कर दूंगा करंट अफेयर, ठीक है। और इसके बाद मैं कुछ और स्टैटिक पॉइंट्स भी लाऊंगा, जैसे कि कहना मतलब जीएस में मैं ज्योग्राफी, ठीक है, और हिस्ट्री, और जैसे कि इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी का भी कुछ पार्ट। तो इस तरह के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए उनको भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। जय हिंद।